और अपने वर्तमान को भी देखिए, हमारे वर्तमान में क्या चीजें हो रही हैं। इसलिए वर्तमान को अच्छा बनाइए, इतिहास की तरह वर्तमान को लेकर मत चलिए, ताकि वर्तमान में हमारे साथ ये घटना हो। मैं उम्मीद करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों 3 दिन 3 रात के अंदर 20,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए, 6,000 से ज्यादा लोग मौत के आगोश में समा गए और 1 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर गए, उस जगह को छोड़कर पलायन कर गए और बेघर हो गए। जी हाँ, एक हिंसा जिसने नौखाली, बिहार और उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर प्रांत के आसपास के क्षेत्रों में धार्मिक दंगों को जन्म दिया। जी हाँ, और इस हिंसा को, इस दंगे को ग्रेट कलकत्ता ऑफ किलिंग्स भी कहा जाता है। ग्रेट कलकत्ता ऑफ किलिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम लीग के नेता और पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने एक घोषणा की जिसका नाम था डायरेक्ट एक्शन डे। इस घोषणा के बाद बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम्स कलकत्ता के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ ही घंटों के बाद हजारों हिंदुओं की बेरहमी के साथ हत्या कर दी जाती है, उनको मौत की नींद सुला दिया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा यह एक फरमान था जिसमें इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा कितने ही हजारों हिंदुओं का क्रूर नरसंहार कर दिया गया था। जी हाँ, और जिसमें आज तक ये पता नहीं चल पाया, अनुमान नहीं लग सका कि इस कलकत्ता किलिंग में कितने हिंदुओं की हत्या हुई थी, कितने हिंदू बेरहमी से मारे गए थे। दोस्तों आज बात करने वाले 16 अगस्त 1946 के दिन के बारे में। जी हाँ, जिस दिन डायरेक्ट एक्शन डे नामक एक क्रूर नरसंहार हुआ था जिसमें हजारों हिंदुओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसको ग्रेट कलकत्ता ऑफ किलिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। तो बने रही वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको जानकारी अवश्य मिलेगी और वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलते हैं वीडियो में आगे कुछ फैक्ट। दोस्तों बात है 1940 की, जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम सीमा पर थी और अंग्रेजी शासन अपने अंतिम कड़ी में था। अंग्रेजों द्वारा भारतीय शासन भारतीयों को सौंपा जा रहा था, तैयारियां चल रही थी। जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जिनका नाम था क्लीमेंट एटली, इनके द्वारा 3 सदस्यीय दल भारत भेजा गया, जिसका काम था भारतीयों की बागडोर के बारे में, उसकी आखिरी योजना के बारे में उन सबको बताना। 16 मई 1940 को कैबिनेट मिशन द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से चर्चा करने के बाद यह तय किया गया कि भारतीय गणराज्य की स्थापना होगी और इसकी सत्ता हस्तांतरित हो जाएगी। लेकिन मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने अविभाजित भारत में से एक सुप्रभु राज्य की मांग रख दी। जी हाँ, और सभा को बहिष्कार कर दिया। जुलाई 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने घर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उसने कहा था कि मुस्लिम लीग एक मुस्लिम मुल्क की तैयारियां कर रही है जिसका नाम है पाकिस्तान, और अगर मुस्लिमों के लिए एक अलग मुल्क नहीं दिया जाता है तो डायरेक्ट एक्शन डे होगा। जी हाँ, और यह घोषणा कर दी कि 16 अगस्त 1940 को डायरेक्ट एक्शन डे होगा। जी हाँ, जिसका किसी को अंदाजा नहीं था कि डायरेक्ट एक्शन डे क्या है। 16 अगस्त से पहले किसी को नहीं पता था कि डायरेक्ट एक्शन डे है क्या। ये डायरेक्ट एक्शन डे नामक है क्या चीज जो पूरे देश को धमकी एक मोहम्मद अली जिन्ना ने दे दी थी। मुस्लिम लीग का ये एक अध्यक्ष था मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने सारे भारत को धमकी दे दी थी डायरेक्ट एक्शन डे के नाम। जी हाँ, उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग का ही शासन था और सत्ता में बैठा हुआ था प्रधानमंत्री हसन शहीद सोहरावर्दी। ये वही है जिसे बंगाल में हुए हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार का साजिशकर्ता माना जाता है। उसी के कारण मुस्लिम लीग ने बंगाल में खुलकर डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर हिंदुओं के खिलाफ अपने मंसूबे पूरे किए। 16 अगस्त 1940 की सुबह भी हालात बिल्कुल सामान्य ही थे, लेकिन दोपहर तक आते आते कलकत्ता में तोड़फोड़, आगजनी, पत्थरबाजी की घटना की सूचना लोगों को मिलने लगी। जी हाँ, इस घटना के बाद भी किसी को यह एहसास नहीं था कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है, इतनी बड़ी घटना हो सकती है, किसी को नहीं मालूम था। कलकत्ता और आसपास के इलाकों में मुस्लिमों की भीड़ इकट्ठा शुरू होनी हो गई थी। दोपहर नमाज का वक्त था, मतलब मुस्लिमों की भीड़ इकट्ठा तो होनी थी, और दोपहर के 2 बजे तक लगभग लाखों की संख्या में भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई थी मुस्लिमों की, और जिनके हाथ में ज्यादातर लाठी डंडे और लोहे की रॉड ही थे। इस लाखों की भीड़ के सामने ख्वाजा नजीमुद्दीन और सुहारवर्दी ने भाषण दिया, और भाषण देने के बाद वो सामान्य से दिखने वाली भीड़ एक बड़े हिंसक दंगाइयों में तब्दील हो गई, हिंदुओं के खून की प्यासी हो गई और नरसंहार की तरफ बढ़ चली। ये भीड़ जिसकी संख्या 5 लाख के आसपास बताई जाती है, जिसमें बाहर क्षेत्रों से भी मुस्लिम कलकत्ता में इकट्ठे हुए थे, जिनको ट्रक द्वारा कलकत्ता लाया गया था, जिनके पास ज्यादातर हथियार ही थे, और फिर ये भीड़ अपने मंसूबों को अंजाम देने में लग जाती। तो कलकत्ता के कुछ इलाके जैसे राजा बाजार, कैला बागान, कॉलेज स्ट्रीट, हैरिसन रोड और बर्रा बाजार जैसे इलाकों में हिंदुओं के घरों को जलाया जाने लगा, उनकी दुकानों को तोड़फोड़ की जाने लगी, उनकी दुकानों में आग लगाई जाने लगी। शाम होते होते दंगे प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। जी हाँ, और वहां पर सैनिकों की तैनाती भी शुरू कर दी गई। अगले दिन 17 अगस्त 1940 को इन इस्लामिक कट्टरपंथियों का सबसे खूंखार रूप देखने को मिला। जी हाँ, इस दिन हिंदुओं को जलाया गया, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया और हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए। जी हाँ, पूर्वी बंगाल के नोआखाली में भी हिंदुओं का भयंकर नरसंहार देखने को मिला।
कुछ इलाके जहां पर सैनिकों की तैनाती हो गई थी वहां पर तो हालात काबू में थे, लेकिन कुछ इलाके ऐसे थे मुख्य शहर को छोड़कर जहां पर सैनिकों की तैनाती नहीं हो पाई थी, जैसे छोटी बस्तियां और ग्रामीण इलाकों में सैनिक नहीं पहुंच पाए, वहां पर सैनिकों की तैनाती नहीं हो पाई, तो वहां पर हालात आपे से बाहर हो गए, काबू से बाहर हो गए। मुस्लिमों की भीड़ वहां पर पहुंच गई और हिंदुओं का नरसंहार किया भयंकर, जिसमें हिंदू महिलाओं के बलात्कार शामिल थे, हिंदुओं को जलाया गया, उनके घरों को तोड़ा गया, जिसको आज तक नहीं भूला जा सकता। 16 अगस्त से शुरू हुआ यह नरसंहार 20 अगस्त तक चला। इसके बाद भी घटनाएं होती रहीं और फिर कलकत्ता को छोड़ने के लिए हिंदू मजबूर हो गए और वहां से पलायन शुरू हो गया। दोस्तों, मुस्लिम लीग के इस नरसंहार में 6000 से ज्यादा हिंदू मारे गए थे, जिनके बलात्कार भी शामिल रहे, जिनको मारा गया, जिनको काटा गया, जिसमें 20,000 लोग घायल भी हुए और एक बताया जाता है 1 लाख लोग वहां से पलायन कर गए थे मुस्लिम लीग के इस नरसंहार। इसके अलावा हिंदुओं को एक बड़ी संख्या में एक कलकत्ता की मुख्य नदी है हुगली नदी, जिसको आप सभी अच्छे से जानते होंगे, उसमें हिंदुओं को बड़ी संख्या में फेंका गया था। यही कारण है कि मौत का सही आंकड़ा बताना बहुत ही मुश्किल था। एक स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी रहे जिनका नाम था जुगल चंद्र घोष। वो कहते हैं कि उन्होंने 4 ट्रक देखे थे जिसमें हिंदुओं की लाशों को भरा गया था। ट्रक में 3 फुट की ऊंचाई तक लाशें भरी हुई थी और ट्रकों से खून बह रहा था और ट्रक से उनके अंग भी बाहर आ रहे हैं। एक और प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि डायरेक्ट एक्शन डे का सबसे खतरनाक जो दिन था वो 17 अगस्त 1940 का ही था। जी हाँ, क्योंकि उस दिन अल्लाह अकबर, नारा तकबीर, कायदे आजम जिंदाबाद, लड़के लेंगे पाकिस्तान के नारे भी सुनाई दे रहे थे। हर बार की तरह इस बार भी हिंदुओं के नरसंहार को इतिहास के पन्नों में सिमट कर ही रह जाना था, इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया। जी हाँ, कलकत्ता से पलायन कर गए हिंदू, जो लौटकर कभी कलकत्ता नहीं गए, और जो गए उनका वहां पर अब कुछ बचा ही नहीं था। जी हाँ, और बचता भी क्या, जिनके घरों के लोग मारे गए हों, जिनके घरों को जला दिया गया हो, जिनकी माँ बहनों के साथ बलात्कार किए गए हों, उनको वहां पर जाना ही भला क्यों पसंद करेंगे, और जो गए तो वहां पर उनको मिलेगा भी क्या, सिर्फ दुख। तो बहुत से हिंदू कलकत्ता लौटकर कभी नहीं गए और जो गए उनको कुछ मिला नहीं। तथागत राय एक राइटर, तथागत राय, जिनकी किताब माई प्यूपिल यूप्रोटेड ए सागा ऑफ द हिंदूज ऑफ ईस्टर्न बंगाल, जिसमें बताया गया कि किस तरह मुस्लिमों ने एक प्लान के तहत हिंदू विरोधी दंगों की तैयारियां की और अंततः उन 16 अगस्त 1940 को उन तैयारियों को एक नरसंहार, एक हिंदू विरोधी नरसंहार के रूप में अंजाम दिया। कलकत्ता के मेयर और मुस्लिम लीग के सचिव एसएन उस्मान ने बंगाली भाषा में लिखे हुए पत्रक बांटे, जिनमें बंगाली भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें लिखा था काफेर तोंदेर घोंगशे और देरी नहीं शार्बिक हत्याकांड घोतबे। जी हाँ, ये बंगाली भाषा में लिखे हुए पत्रक बांटे गए थे और इसका मतलब भी सुन लीजिए, इसका मतलब क्या था। इसका मतलब था काफिरों, तुम्हारा अंत अब दूर नहीं है, अब हत्याकांड होगा। जी हाँ, तो दोस्तों ये कहानी थी 16 अगस्त 1940, जिसको इतिहास में ग्रेट कलकत्ता ऑफ किलिंग्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसको डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जाना जाता है, जो पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने एक घोषणा की थी हिंदू विरोधी डायरेक्ट एक्शन डे। जी हाँ, जिसको आप समझ सकते हैं पीठ पीछे से वार। जी हाँ, इसको पीठ पीछे से वार करना ही समझिए और है भी यही। जी हाँ, जिसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, इसको पीठ पीछे वार ही कहना सही होगा। जी हाँ, जिसमें हिंदू विरोधी दंगे किए गए, हिंदुओं के साथ नरसंहार, भयंकर नरसंहार, बलात्कार किए गए, घरों को जलाया गया, मार दिए गए, नदियों में फेंक दिए गए। तो जो इतिहास के पन्नों में फिर से समट कर रह गया, जिसका कुछ नहीं हो पाया, ये वही मोहम्मद अली जिन्ना की सारी कहानी थी। काश इस घटना के बारे में उसने खुलकर बताया होता तो शायद अंजाम ये नहीं होता, तो ताकि उसने पीठ पीछे से वार किया था, इसीलिए ये सब हुआ। खैर, हमें इन सब चीजों से सीख अवश्य ही लेनी चाहिए कि हमारे इतिहास में क्या हुआ। हम इतिहास को अच्छे से पढ़ेंगे तो हम आने वाले वर्तमान को अच्छे से जी सकते हैं। ये सत्य है और इसको हम सबको समझना जरूरी है। जी हाँ, हमें इतिहास को पढ़कर अपने वर्तमान को अच्छा बनाना होगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। जो घटनाएं इतिहास में हुई वो हमारे वर्तमान में दोहराई जाएंगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप सबसे एक हाथ जोड़कर विनती है, इतिहास को अच्छे से पढ़िए, समझिए और अपने वर्तमान को भी देखिए, हमारे वर्तमान में क्या चीजें हो रही हैं। इसलिए वर्तमान को अच्छा बनाइए, इतिहास की तरह वर्तमान को लेकर मत चलिए, ताकि वर्तमान में हमारे साथ ये घटना हो। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बजा दो ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।